हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं हम। देखिए आप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले सिंगुलर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होंगे? देखो बेसिकली आपको बस इनकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है जो मैं बोल रहा हूँ, उतने से हमारा काम हो जाएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले मैं सिंगुलर को डिफाइन कर देता हूँ। सिंगुलर को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर if determinant of a इक्वल टू 0। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स A लिख लेना। स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be singular if its determinant is equal to 0। if its determinant is equal to 0, अगर उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर। वैसे ही मैं नॉन सिंगुलर की बात कर लूं, नॉन सिंगुलर में क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर में यही सेम चीज होगी, बस नॉट इक्वल टू 0। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर if डेल्टा A इज नॉट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? जिसके अंदर डेल्टा A कैसा हो? नॉट इक्वल टू 0। दो छोटे छोटे पॉइंट जो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा, बस लिखवा रहा हूँ। देखो, if डेल्टा A इक्वल टू 0, delta A equal to 0 means A is non-invertible। non-invertible का मतलब क्या है? उसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है। इनवर्स नहीं निकलेगा। उसका इनवर्स आप नहीं निकाल पाएंगे अगर डेल्टा 0 होता है। अगर उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, तो हम उसका इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। सेकंड पॉइंट, if डेल्टा A is not equal to 0 then A is invertible। ये क्या है? ये इनवर्स निकालने के लिए कंडीशन हो गई, प्राइम कंडीशन फॉर फाइंडिंग इनवर्स। देखो अगर डेल्टा A नॉट इक्वल टू 0 का, तभी हम क्या निकाल पाएंगे? किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स। अगर डेल्टा 0 हो जाता है तो फिर वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो आप देखो दोनों चीजें, जो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा वो कैसा होगा? नॉन इन्वर्टिबल। सिंगुलर मैट्रिक्सेस आर नॉन इन्वर्टिबल एंड नॉन सिंगुलर आर इन्वर्टिबल। बात क्लियर हुई? दोनों चीजें ध्यान रखेंगे। एक छोटा सा मैं इस पर क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। सिंगुलर नॉन सिंगुलर पे बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख ले रहे हैं। क्वेश्चन, लेट ए, आपको ए दिया गया है 1 3 2 2, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, एंड I2, आप I2 तो जानते ही हैं, I2 क्या होगा? एक यूनिट मैट्रिक्स होगा। if A माइनस लेमडा I, वही से हम I2 की बात हो रही है ना। I2 is singular, then find lambda। फिर आपको क्या करना है? लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो मुझे क्या करना है? a माइनस लेमडा I। सबसे पहले तो ये सॉल्व करें। I आप जानते हैं, a को मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1 3 2 2। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? a माइनस लेमडा I की। ये फाइंड कर रहे हैं, ये हो गया। माइनस में लेमडा I की जगह 1 0 0 1। क्लियर? लेमडा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ये मुझे क्या दिखेगा? देखो 1 माइनस लेमडा फर्स्ट एलिमेंट, ये देखो 3 माइनस 0 3 2 माइनस 0 2। ये क्या दिखेगा? 2 माइनस लेमडा। यही होगा। अगर ये कैसा है? सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर होगा मीन नॉन इन्वर्टिबल मीन इसका डेल्टा जो होगा, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो कैसा होगा? 0 होगा। मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ? a माइनस लेमडा I इक्वल टू में
0, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0। और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपका क्या निकल के आएगा, देखिए 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सोल्व कर सकते हैं, क्या दिखेगा, देखो 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन है, सिंपली आप लैम्डा का वैल्यू निकाल पाएंगे, क्लियर कर लेंगे। तो चलो आगे बात करते हैं। आगे मैं बात कर रहा हूँ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, ये बेसिकली मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है ये पहले मैं बता चुका हूँ। डायरेक्टली आप मैं बोल रहा हूँ, डेफिनेशन लिखेंगे। इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स is replaced by its cofactor, is replaced by its cofactor, then obtained matrix is called as cofactor matrix, then obtained matrix is called as cofactor matrix। क्लियर। देखो मैथमेटिकली मैं इसे लिख देता हूँ। लेट्स से मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, जो कैसा होगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब उसका ऑर्डर n क्रॉस n मान है। मैं ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स ढूंढ रहा हूं, उसे बोलूंगा कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। इसे मैं लिख रहा हूं, देखो Cij n क्रॉस n, Cij n क्रॉस n, where Cij is cofactor of elements aij for all values of I and j। बात समझ में आई होगी क्या। हमने क्या किया, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको कोई मैट्रिक्स दिखेगा ना, जब भी आपको कोई मैट्रिक्स दिखेगा, उस मैट्रिक्स के अंदर आप उसके एलिमेंट को उस एलिमेंट के कोफैक्टर से रिप्लेस कर दें। किसी भी एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देना है, हर एक को कर देंगे। जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा उससे हम क्या बोलेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स। बात क्लियर हुई। कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये बात समझ में आई होगी। इसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके के आगे मैं बात कर लूं एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये इनवर्स में हमारे काम आएगा जब मैट्रिक्स का इनवर्स पढ़ेंगे हम। एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब बात करते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है। सिंपली सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, इट इज डिनोटेड बाय ए। अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स एडीजे ए से डिनोट किया जाता है, एडीजे ए से डिनोट किया जाता है। क्लियर, समझ सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट, इट इज द ट्रांसपोज हम पढ़ चुके हैं। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स मीन्स क्या बोला हुआ है, जो आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा, वो क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स हमें निकालना आता है। तो सिंपली देखो, आपको ध्यान क्या रखना है, मेरा जो समझाने का मतलब है, काम की चीज क्या है, एडजॉइंट मैट्रिक्स। सिंपली उसे इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा और वो क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इतना सा आपको ध्यान रखना है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज अ ट्रांसपोज ऑफ इट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्लियर, रख सकते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटे छोटे दो क्वेश्चन करवा देता हूं आपको इस पे, एडजॉइंट पे। देखिएगा, पहले एक मैं 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ले रहा हूं, फिर एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लेंगे। दोनों के लिए हम क्या करने वाले हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स वो एडजॉइंट निकालेंगे, है ना भाई। पहला क्वेश्चन लेट से मैंने लिया, पहला क्वेश्चन जैसे मैंने लिया, ए आपको दिया हुआ है 2 3 4 1 ये मैट्रिक्स है। क्लियर, अब आपको फाइंड करना है एडीजे ए आपको फाइंड करना है। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर मिलेगा, इस एलिमेंट का कोफैक्टर एडजॉइंट, या पहले कोफैक्टर निकाल लें फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। चलिए, कोफैक्टर ऑफ ए वो क्या होगा, देखो यही 4 एलिमेंट आने वाले हैं। इसका कोफैक्टर कैसे निकलता है, कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है,
जिस रो में एलिमेंट प्रेजेंट है उस रो को और उस कॉलम को छोड़े, बाकी जो बचा हुआ है उस पार्ट का डिटर्मिनेंट ही क्या होता है, कोफैक्टर। तो यहाँ पे देखो, इसे छोड़ा इसे छोड़ा, ये वाला आएगा 1, तो फर्स्ट का कोफैक्टर आया 1। हम जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा ही होता है क्या, ओ सॉरी, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि 1 1 1 2 और 2 1 और 2 2 इवन। क्लियर, यही आने वाला है साइन, तो इसके साथ मैंने लिख दिया 1। इस एलिमेंट की बात करें क्या दिखेगा, 4 विद माइनस साइन, 4 विद माइनस साइन। इस एलिमेंट की बात करूं क्या दिखेगा, ये -3। इसकी बात करें क्या दिखेगा, 1, तो सॉरी 2, क्या दिखेगा 2। क्लियर, ये कोफैक्टर मिला। अब आप एडजॉइंट की बात करेंगे तो इस मैट्रिक्स का क्या ले लेना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेंगे, मुझे दिखेगा 1 -4 -3 और 2, -3 और 2। अब देखो, निकाल तो लिया। अब आपको 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स के लिए डायरेक्टली ध्यान रखना है कि आप जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दें। कर दिए इंटरचेंज। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है उनका सिर्फ साइन चेंज करना है, उनका सिर्फ साइन चेंज करना है। 2 क्रॉस 2 के लिए आपको क्या करना है, 2 क्रॉस 2 के लिए क्या करना है, इंटरचेंज इंटरचेंज एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एंड चेंज साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। याद रख सकते हैं। देखो, ये आसान सा तरीका है याद रखने का। अगर मुझसे इसका एलिमेंट पूछा, इसका सॉरी एडजॉइंट पूछा जाएगा, अभी अगर मुझे दे दिया जाए एग्जांपल के लिए, मुझे एग्जांपल के लिए दे दिया जाए ए बी सी डी, मुझसे इसका डायरेक्टली एडजॉइंट पूछा जा रहा है, तो मैं इसका एडजॉइंट कैसे लिख दूंगा, डी ए माइनस बी माइनस सी। हुआ क्लियर। मैंने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया और इन दोनों का साइन चेंज कर दिया। पॉजिटिव से मैंने नेगेटिव बना दिया, अगर नेगेटिव होते मैं पॉजिटिव बना देता। क्लियर, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 3 क्रॉस 3 का ले लेता हूँ, उसका एडजॉइंट आपको निकालना है, कोफैक्टर में निकालना आता है, हम एडजॉइंट की बात कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन आपको दिया है ए, मैं ले लेता हूँ कुछ 251 130 1 223, ऐसा कुछ ले ले। एक कोई भी एक रैंडम मैट्रिक्स उठाना था, मैं 3 क्रॉस 3 का हमने उठा लिया। अब इसका मैं कोफैक्टर बना रहा हूँ, कोफैक्टर ऑफ ए। क्लियर, हम कैसे बनाया करते थे, ऐसे ही कुछ करना होता था हमें। ये बना लिए मैंने, मुझे साइन पता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर। सबसे पहले इस एलिमेंट की बात की जाए, इसे छोड़ें 9 - 2 7 विद पॉजिटिव साइन, 7 विद पॉजिटिव साइन। इस एलिमेंट की बात करें, माइनस साइन आएगा, पहले माइनस रख दिया, माइनस आएगा, क्या दिखेगा 3 - 2 1, 3 - 2 1। इस एलिमेंट की बात करें, प्लस आएगा 2 -6 2 -6 -4। क्लियर, दिख रहा है सब कुछ। इस एलिमेंट की बात की जाए, इस एलिमेंट की क्या दिखेगा आपको, इस एलिमेंट के लिए क्या दिखेगा 15 - 2 13, और साइन कैसा आएगा, प्लस माइनस आएगा। देखो क्या आएगा इस एलिमेंट के लिए, 15 - 2 13 विद माइनस साइन, यहाँ प्लस आएगा तो 6 - 2 4, वापस से माइनस आएगा 4 - 10 -6 विद माइनस साइन 6 आएगा। क्लियर। इस एलिमेंट की बात करें, 5 - 3 2 प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा तो क्या बनेगा 2 - 1 -1। इसके लिए देखो 6 - 5 1। क्लियर, ये मुझे मिला कोफैक्टर मैट्रिक्स, अब एडजॉइंट की अगर बात करनी है तो इस मैट्रिक्स का क्या लग जाना है, ट्रांसपोज। 7 - 1 -4 -13 4 6 2 - 1 1। क्लियर, यही होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, हम क्या करेंगे, इस स्टेप से मैं बीच में ये नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, सबसे पहले इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाले, वो क्या आ रहा है 9 - 2 7, मैंने बिठाया, इसका निकालें और उसे रो, देखो तो सॉरी फर्स्ट रो से आप फर्स्ट कॉलम फिल करें, फर्स्ट रो से आप फर्स्ट कॉलम बनाए, सेकंड रो से आप सेकंड कॉलम बनाए, थर्ड रो से आप थर्ड कॉलम बनाए। ऐसे ही तो ट्रांसपोज करना होता है ना, रो को कॉलम में चेंज करना है।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो फर्स्ट रो, यहाँ से फर्स्ट रो के कोफैक्टर निकालूंगा, उन्हें फर्स्ट कॉलम में बिठाऊंगा, सेकंड रो के निकालूंगा, उन्हें सेकंड कॉलम में बिठाऊंगा। देखो ये फर्स्ट रो के, ये चारों, ये तीनों मैंने फर्स्ट कॉलम में बिठाए, सेकंड रो के सेकंड कॉलम में बिठाए, थर्ड रो के थर्ड कॉलम में। अपने आप डायरेक्ट मिलेगा कि मुझे, मैं इस स्टेप को कट करूंगा बीच में से, डायरेक्टली हम ऐसा सोल्व करेंगे, आगे से कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, बेसिकली वो प्रॉपर्टी है, वो बेसिकली प्रॉपर्टी है एडजॉइंट की। आप क्वेश्चन के फॉर्मेट में उसे लिख लें, लिखिए, इफ ए इज square matrix, A is square matrix, then prove that A adjoint A equal to में determinant A dot I क्या है अपना यूनिट मैट्रिक्स, और इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं adjoint A dot A, adjoint A dot A लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखो इसे मैं प्रूव कर रहा हूँ, इसका प्रूफ आप देखें, देखो क्या मिलेगा। मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैंने ए लिया, लेट से ए को ऐसा A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33, ए मिल गया आपको, ए मिल चुका है। मैं बात कर लूँ इसी के एडजॉइंट की, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या मिलेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मतलब इस रो के जो कोफैक्टर आएंगे वो फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, देखना वो क्या बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम, मतलब C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो के सेकंड कॉलम, थर्ड रो के थर्ड कॉलम, यही तो सिखाया था मैंने भी आपको, यही बात की थी अगर एडजॉइंट निकालना है तो ये क्लियर हुआ होगा। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, रो इंटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन, रो इंटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन, वही करने वाले हैं क्या हम। ए एडजॉइंट ए, ये मैं निकाल रहा हूँ। अब ध्यान से देखें, अब ध्यान से देखें, पहला एलिमेंट जो बनेगा, चलिए ये भी 3 क्रॉस 3 का आएगा, ये पता लग गया होगा आपको, ये 3 क्रॉस 3, ये 3 क्रॉस 3, तो फाइनली आंसर भी कैसा आने वाला है मेरा, 3 क्रॉस 3, ये पता लगा होगा आपको। अब देखना, अब देखना आराम से ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A11 C11 प्लस A12 C12 A13 प्लस इंटू C13, ये क्या डेल्टा ए के इक्वल है, यही तो पढ़ा था हमने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन में, इफ ईच एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय, या फिर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट एंड कोफैक्टर ऑफ एनी रो और एनी कॉलम इज एडेड, देन इट गिव्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये पढ़ा था क्या हमने, ये पढ़ा था हमने। तो यहाँ से क्या होगा, अगर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आपको ये डेल्टा ए देगा, सही है, इस एलिमेंट के लिए या इस एलिमेंट के लिए 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब मैंने ये भी पढ़ा था कि मैं किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर हमेशा 0 होगा, आंसर हमेशा 0 होगा। तो देखो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, 0 आएगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली दूसरी रो के लिए बात करें, ये 0, ये डेल्टा ए, ये 0 0, ये 0 और इधर डेल्टा है। ये क्लियर हुआ, मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इसमें से अगर डेल्टा ए कॉमन निकालना है तो हर एक एलिमेंट में जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसे हम क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली, डेल्टा ए डॉट आई। ये आपका प्रूव हुआ, क्लियर, ये आपका प्रूव हुआ, बात क्लियर हुई। जो पहले वाली दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी जब डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उनका हमने यूज किया है इसमें, उनका हमने यूज किया है इसमें, बात समझ में आई होगी। इसीलिए मैंने डिटर्मिनेंट आपको बीच में पढ़ाया है। डिटर्मिनेंट को बीच में पढ़ाने का रीजन यही था क्योंकि आगे वाली जो मैट्रिक्स की चीजें होती है उनमें डिटर्मिनेंट का यूज होता है। क्लियर, लिखें। चलिए आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट में देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने वही लिखी है जो अभी हमने पढ़ी थी, जो अभी अभी हमने पढ़ी थी वही प्रॉपर्टी मैंने आपकी यहाँ पे लिख दी है। सेकंड प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ, सेकंड प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ, देखो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू में डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट
ए का ट्रांसपोज, इसका मैं ले लेता हूँ ट्रांसपोज, ये टी। क्लियर। अब डिटर्मिनेंट इसका ट्रांसपोज क्या होगा, कोफैक्टर है, मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स और एडजॉइंट मैट्रिक्स दोनों का अगर डिटर्मिनेंट निकाला जाए, दोनों का अगर डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो वो दोनों क्या आने वाले हैं, सेम आने वाले हैं, वो दोनों क्या आने वाले हैं, सेम आने वाले हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आप लिखें, थर्ड प्रॉपर्टी आप लिखें, थर्ड प्रॉपर्टी भी मैंने बेसिकली आपको पहले बताई, वो क्या होगा देखिएगा आप, मैंने लिखा कोफैक्टर ऑफ, कोफैक्टर मैट्रिक्स से किसी ए का उसका डिटर्मिनेंट लिया, या फिर आप क्या करें, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ले लें। ये दोनों डिटर्मिनेंट कैसे आने वाले हैं, सेम आने वाले हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, क्योंकि हम जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये सेम ही तो बात हो गई ना, ये बात वही तो लिखी हुई है, ये कोफैक्टर ए ही तो है, ये जो है ये कोफैक्टर ए ही है, इसी प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया। और इसका वैल्यू जो होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1, वेर n इज द, वेर n इज ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर दिया हुआ है, ए क्या होगा, n क्या होगा, ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी, इसको मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ, चलो आपको, ये पहले भी लिखी थी हमने, पहले भी लिखी थी बेसिकली, कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है या एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट आपको निकालना है तो आप क्या करें, डायरेक्टली ए का डिटर्मिनेंट निकाल लें और उसकी पावर में n-1 कर दें, कर सकते हैं, इसका प्रूव मैं आपको बता देता हूँ, इसको लेके चल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ, मैं ले रहा हूँ ए एडजॉइंट ए, ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा ए टू दी पावर, ओ सॉरी डेल्टा ए आई, इसी के इक्वल होता है, बात क्लियर है, इसी के इक्वल होता है, ये समझ में आ रहा है आपको। मैं क्या करता हूँ, अब इस कंप्लीट इक्वेशन का डिटर्मिनेंट लेता हूँ, ए एडजॉइंट ए इक्वल टू में डिटर्मिनेंट ए डॉट आई, ये बात समझ में आ रही होगी क्या। अभी देखो ध्यान से, अभी ये क्या बन चुका है, डिटर्मिनेंट बन चुका है, डिटर्मिनेंट है एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक फिक्स वैल्यू है, जो किससे, आई से मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब हर एक एलिमेंट में चली गई होगी। अब ये बन चुका है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में से कॉमन लेना है, तो एक रो में से या एक कॉलम में से, एक रो में से या एक कॉलम में से एक बार के लिए ये डिटर्मिनेंट बाहर आएगा। तो इधर अगर मैंने इसका ऑर्डर क्या लिया है, n, इधर मैंने इसका ऑर्डर n लिया है, तो ये क्या बन जाएगा, a टू दी पावर n डॉट i का डिटर्मिनेंट 1, i का डिटर्मिनेंट 1, एक यूनिट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 होता है, डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 मल्टीप्लाई होंगे, आंसर आ जाएगा 1। इधर देखें, इसे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए डॉट बी का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ए डॉट डिटर्मिनेंट बी, प्रॉपर्टीज पड़ी थी, इसी को आगे क्या लिख सकते हैं फर्दर, ये देखो इससे पावर एक कैंसिल होगी, तो सिंपली हमें क्या दिखा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए टू दी पावर n-1, डिटर्मिनेंट ए टू दी पावर n-1, ये प्रूव हुआ, बात समझ में आई होगी क्लियर। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 आप देखें, 4 क्या होगी, इफ A is a symmetric matrix, then adjoint A is also symmetric। अगर A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा मैथमेटिकली। इफ A इक्वल टू में A ट्रांसपोज, सिमेट्रिक होने का मतलब ये होता है उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल हो, देन एडजॉइंट A इक्वल टू में एडजॉइंट A का ट्रांसपोज, यही बोला हुआ है क्या, यही बोला हुआ है क्या, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करें, नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 5, देखो, इफ A and B are two non-singular matrix, non-singular हम बात कर चुके हैं, डेल्टा A नॉट इक्वल टू 0, मतलब इन दोनों का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 ना हो,
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट A into B इक्वल टू में एडजॉइंट B डॉट एडजॉइंट A, एडजॉइंट B डॉट एडजॉइंट A। देखो ध्यान रखने के लिए, जैसे हमने ट्रांसपोज में पढ़ा था रिवर्स लॉ ऑफ ट्रांसपोज, वैसे ही यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एडजॉइंट में भी वही रिवर्स लॉ अप्लाई हो रहा है। आपने ए बी का एडजॉइंट लिया तो वो एडजॉइंट बी डॉट एडजॉइंट ए आ जाता है। जैसे मैंने ए बी का ट्रांसपोज लिया था वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मिलता था। सिमिलरली एडजॉइंट में भी क्या हो रहा है, रिवर्स लॉ लग रहा है। एडजॉइंट में भी क्या हो रहा है, रिवर्स लॉ लग रहा है। क्लियर कर सकते हैं। आगे एक क्वेश्चन ले ले रहा हूँ, इसी पे आगे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। छोटा सा एक क्वेश्चन है, देखें आप ध्यान से। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपको क्या लिखना है, चलो एडजॉइंट की 5 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ, डिटर्मिनेंट निकालना है किसका, एडजॉइंट ए, इतना अंदर चला है ये देखो, इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए, वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इन टर्म्स ऑफ ए वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू, इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू। चलिए बात कर लेते हैं, मतलब हमें क्या फाइंड करना है बेसिकली, एडजॉइंट ए लिया हमने, क्लियर, इसका डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना है। बात समझ में आई, क्लियर है। अब देखो मैं प्रॉपर्टी जो यूज करने वाला हूँ ना यहाँ पे, वो कौन सी यूज करने वाला हूँ, एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। ये पढ़ा है आप लोगों ने, इसी प्रॉपर्टी का इसमें यूज कर रहा हूँ। देखो इसे कैसे समझे हम, इसे कैसे समझे, आपको क्या करना है, देखो ये डिटर्मिनेंट एडजॉइंट हटेगा कब, जब डिटर्मिनेंट ए की पावर आएगा n-1, मतलब डिटर्मिनेंट हटाना है, एडजॉइंट हटाना है। एक बार एडजॉइंट हटेगा पावर चली जाएगी n-1। देखो सिमिलरली यहाँ से इन दोनों को हटा रहा हूँ, बाकी इसके अंदर जो भी होगा ना उसके डिटर्मिनेंट की पावर क्या आ जाएगी, n-1। तो देखो बेसिकली इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए टू द पावर n-1। क्लियर, ये हटाया, पहला एडजॉइंट हटा, यही प्रॉपर्टी यूज करी। अब फिर से मुझे सेम चीज दिख रही है, फिर से मैं इसे हटाता हूँ, ये क्या दिखेगा आपको, इसके अंदर जो बैठा है उसका डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए टू द पावर n-1, और होल में तो अभी ये पावर तो बैठी हुई है n-1। फिर से मैं बात करूँ, फिर से मुझे यही चीज दिख रही है, तो इसके अंदर जो बैठा है उसकी भी पावर क्या आ जाएगी, ये डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1, ये देखो पावर n-1 और फिर से पावर n-1। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनली आंसर। इसे क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1 का क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझे इसे ध्यान से समझे। आपको क्या समझना है बेसिकली, देखो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखें, ये हटेगा, अंदर जो बैठा है उसका डिटर्मिनेंट पावर में n-1। तो मैंने क्या किया, ये हटाया, अंदर जो बैठा हुआ था उसके डिटर्मिनेंट की पावर n-1। फिर से मुझे सेम चीज दिखी, ये हटाया, ये जो अंदर बैठा था उसकी पावर n-1, ये तो ऑलरेडी बचा हुआ है यहाँ से। फिर मैंने ये हटाया, ये दोनों बाकी है भी ऊपर, फिर मैंने ये डिटर्मिनेंट है टू दी पावर n-1। ऐसे आंसर मिल गया होगा, लिखे। हाँ तो चलो बच्चों आगे आ जाए, आगे बात करें अपन एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज हम लिख रहे थे। ये दो प्रॉपर्टीज और लिखवा रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड प्रॉपर्टी नंबर 7। देखो 6 प्रॉपर्टी में क्या बोला हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-2 इंटू ए मैट्रिक्स हो गया, ये डिटर्मिनेंट हो गया। n क्या है, n क्या होगा जहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, और जहाँ पे ए कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर, ए कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एडजॉइंट के इंटू ए, ये के क्या है, एक स्केलर है, के एडजॉइंट से बाहर आ जाएगा, कितने टाइम्स,
n-1 टाइम्स। क्लियर, लिख सकते हैं। चले आगे बढ़े। अब आगे मैं बात कर रहा हूँ इनवर्स की, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे हम। देखो, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखा देता हूँ, फिर अपन बात करते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके, है ना भाई। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इफ A and B are two non-singular matrix, non-singular का मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, दोनों का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट ए बी इक्वल टू में आई और बी ए, जहां पे a इंटू बी किसके इक्वल है, एक यूनिट मैट्रिक्स, b इंटू ए किसके इक्वल है, एक यूनिट मैट्रिक्स, देन a and b are inverse of each other। देखो, अब मैं इसे समझाता हूँ आपको। क्या आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज याद आ रही है? मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज जहां हमने पढ़ा था, a इंटू बी अगर किसके इक्वल हो जाए, i के, तो b क्या होगा, a का इनवर्स होगा, और a क्या होगा, b का इनवर्स। मैं क्या लिख सकता हूँ, a इज b इनवर्स एंड b इज a इनवर्स। क्या बोल सकते हैं ऐसा? अब देखो, दोनों कैसे होने चाहिए, नॉन सिंगुलर, ये बात दोनों कैसे होने चाहिए, नॉन सिंगुलर, ये आपको ध्यान रखना है, क्यों ध्यान रखना है मैं आपको समझाता हूँ अभी। देखो, लेट्स से मैंने लिखा a इंटू बी इक्वल टू में i, ऐसा होगा, तब a और b एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। अब देखो, मैं दोनों का डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, तो डिटर्मिनेंट a b इक्वल टू में डिटर्मिनेंट i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है। इधर क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट a डिटर्मिनेंट b। क्या मैं इसी इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, डिटर्मिनेंट a इक्वल टू में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट b, और b क्या है, a इनवर्स। तो इसी इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स, लिख सकते हैं क्या? क्लियर, इसी को आप लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखें, इनवर्स की प्रॉपर्टी। कोई भी एक मैट्रिक्स होगा, अगर उसका मैंने डिटर्मिनेंट लिया, तो वो इनवर्स होगा किसका, उसके इनवर्स के डिटर्मिनेंट का। मान लो आपको ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आप क्या करें, ए का डिटर्मिनेंट निकालें और उसे क्या करें, 1 अपॉन में लिख दें, उसकी पावर -1 कर दें। क्लियर, लिख सकते हैं क्या? नेक्स्ट पॉइंट, इसी के अंदर अब मैं आपको बताता हूँ मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना कैसे जाता है। हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना भाई, मेथड टू फाइंड इनवर्स। देखो, ध्यान से देखिएगा, मैं जो प्रॉपर्टी एडजॉइंट की हमने यूज की वो लिख रहा हूँ। मैंने लिखा a एडजॉइंट a, ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट a डॉट i, इसी के इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा है, ये क्लियर है आप लोगों को। अब मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, i इक्वल टू में a एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a, क्या लिख सकता हूँ ऐसा, बोलो, लिख सकते हैं? क्लियर। अब देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मल्टीप्लाई बाय, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दें किससे, ए इनवर्स से मैंने मल्टीप्लाई किया होगा, क्या बन जाएगा, ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू में ए इनवर्स ए एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। क्लियर, बन जाएगा ऐसा। अभी देखो, ए इनवर्स इंटू आई क्या बनेगा, ए इनवर्स बनेगा सिंपली, इसे आप लिख सकते हैं ए इनवर्स। अब ध्यान से देखें, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, क्या मैं इसे b बोल सकता हूँ, ए इनवर्स इज इक्वल टू b, अगर ऐसा कुछ दिया है तो
तो ये सिंपली मुझे कैसा दिख रहा है, ए इंटू बी जैसा ही तो दिख रहा है। ए इंटू इनवर्स क्या होगा, आई होगा, आई होगा, आई को आप एडजेंट से मल्टीप्लाई करें, क्या एडजेंट ए ही मिलेगा क्या। तो बेसिकली आपको यहाँ से इनवर्स का जो फॉर्मूला दिखा वो क्या दिखा, एडजेंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, एडजेंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। फाइनली एडजेंट का आपका फॉर्मूला सॉरी इनवर्स का आपका फॉर्मूला निकल के आया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजेंट ए। आपको एडजेंट निकालना आता है, हम क्वेश्चन कर चुके हैं इस पे, एडजेंट निकालने पे हमने क्वेश्चन देखा हुआ है। आप एडजेंट को क्या करें, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दें। और देखो मैंने क्या बोला था, याद करें, अगर डेल्टा ए 0 होगा, अगर डेल्टा ए 0 है तो ये इन्वर्टिबल नहीं होगा, नॉन इन्वर्टिबल होगा। नॉन इन्वर्टिबल क्यों होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में बैठा होगा और डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता है, कभी भी 0 नहीं आता है। अगर डेल्टा ए 0 हो जाता है तो इनवर्स आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इनवर्स कब डिफाइन होगा, जब ये डेल्टा ए नॉट इक्वल टू 0 हो। तो डेल्टा ए इज नॉट इक्वल टू 0 इंप्लाइज ए इज इन्वर्टिबल। क्लियर, समझ में आई होगी बात। ये इनवर्स का फॉर्मूला है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। लिखें, आगे क्वेश्चन ले लेते हैं इनवर्स पे। अगर आपको ए दिया है, आपको क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ये दिया है, ए इनवर्स फाइंड करना है। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। क्लियर, देखो पहला क्वेश्चन, देखो ए इनवर्स का आप फॉर्मूला अब जानते हैं, वो क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। क्लियर, यही होता है क्या। मैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट सोल्व कर लूँ, इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल लें। तो मैं बात करता हूँ डेल्टा ए क्या दिखेगा भाई, डेल्टा ए की बात करें किसके, या तो प्रॉपर्टीज लगा लें आप, प्रॉपर्टीज लगा लें। पहले मैं प्रॉपर्टीज लगा देता हूँ ए पे डेल्टा सोल्व करने के लिए। ए देखो मैं दो रोज को 0 बना रहा हूँ, इसको 0 और इसको 0 बनाते, तो R2 माइनस R1 क्या बनेगा, देखिए आप 1 3 3, इसे एज इट इज सेकंड में फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं तो ये 0, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 3 0। क्लियर, वैसे ही 3 में से भी 1 को माइनस करें 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1। हो गया काम। फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में से एक्सपेंड कर दें, क्या दिखा 1 1 माइनस 0। तो फाइनली आपको डेल्टा ए क्या मिला, फाइनली डेल्टा ए क्या मिला 1 1 मिला। डेल्टा ए इज नॉट इक्वल टू 0 मीन ए इज इन्वर्टिबल, ए इज इन्वर्टिबल। इनवर्स आप फाइंड कर सकते हैं, ये डेल्टा हमने फाइंड कर लिया। अब एडजॉइंट की बात कर लेते हैं। एडजॉइंट आपको फाइंड करना अब आता है, एडजॉइंट अब आपको फाइंड करना आता है। आप वही क्या करें, ऐसा कुछ बॉक्स बनाए, ऐसा कुछ बॉक्स बनाए। अब देखो मैं फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर आएंगे उन्हें फर्स्ट कॉलम में सेटिस्फाई करवाऊंगा, फर्स्ट कॉलम में बिठाऊंगा। इसका कोफैक्टर, फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालें, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना हो गया 7, विद पॉजिटिव साइन आएगा 7। इसका कोफैक्टर आएगा माइनस साइन के साथ, देखें क्या आएगा 4 माइनस 3 1, तो ये क्या हो जाएगा -1, और वो कहाँ बैठेगा, कॉलम बनेगा फर्स्ट, यहाँ बैठेगा। इसका कोफैक्टर प्लस आएगा 3 माइनस 4 -1। क्लियर, जैसा साइन उसका आया हुआ एज इट इज बिठा देना है। अभी देखो इसकी बात करें तो इसका कोफैक्टर क्या दिखेगा 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 3 विद नेगेटिव साइन, तो ये क्या हो जाएगा -3। क्लियर, इसके कोफैक्टर की बात करूं 4 माइनस 3 1 पॉजिटिव आएगा। क्लियर, नेक्स्ट इसके कोफैक्टर की बात करें आप 3 माइनस 3 0 आने वाला है, ये 0 बिठा दिया हमने। सेकंड रो, सेकंड कॉलम बना दिया। थर्ड रो से बात करें, थर्ड कॉलम की, ये देखो 9 माइनस 12 प्लस आता है इसका 9 माइनस 12 कैसा आएगा -3। इसकी बात कर ले, देखो 3 माइनस 3 0 आएगा, 0 आएगा, 0 का कोई साइन तो होगा नहीं। अब इसकी बात करें प्लस होगा 4 माइनस 3 1, ये देखो ये आपको एडजॉइंट मिल गया, ये आपको एडजॉइंट मिल गया। फाइनली ए इनवर्स में कैसा लिख सकता हूँ, देखो 1 अपॉन 1 और क्या दिखा 7 माइनस 3 -1 1 0 -1 0 1। क्लियर, ये आपको क्या मिल चुका है, ए इनवर्स आपको मिल चुका है। कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।
क्लियर। देखो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सेम तरीका आपका होगा, आप कर सकते हैं। एक 2x2 का एग्जांपल फिर से ले लेता हूँ। 2x2 का एग्जांपल एक और लेके आपको बता रहा हूँ, चलिए देखेंगे आगे। एक और मैट्रिक्स लेके उसका इनवर्स निकाल के हम आगे बढ़ जाते हैं। चलो 2x2 का एडजॉइंट आपको डायरेक्टली निकालना आता है, जैसे मैं ले लूँ 52 37, क्लियर। 52 37, इसमें सबसे पहले ए इनवर्स आपको फाइंड करना है ना। तो डेल्टा ए क्या दिख रहा है हमें, डेल्टा ए 35 माइनस 6 29, 29 डेल्टा ए मिल गया। अब बात कर लूँ इसका मुझे निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने का डायरेक्टली आपको तरीका है, नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज करें, नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज करें, -2 -3, और इन्हें इंटरचेंज करें 7 और 5, 7 और 5, क्लियर। ये आपको क्या मिल चुका है, एडजॉइंट। फाइनली ए इनवर्स आपको क्या मिला होगा, 1/29, 7 -2 -3 5, क्लियर। हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूँ तो 7/29, -2/29, -3/29 और 5/29, ये आपको इनवर्स मिल चुका है, क्लियर। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे जो इनवर्स पे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मिलता है ना, वो क्या मिलता है, इक्वेशंस कुछ मिलती हैं। इक्वेशन कैसी होगी, आपको दिया जाएगा a इंटू एक्स इक्वल टू बी, आपको यहाँ पे x फाइंड करना है। दो मैट्रिक्स आपको a और b दे दिए जाएंगे और आपसे x पूछा जाएगा, एक मैट्रिक्स x आपको डिटरमाइन करना है। तो देखो इसको करने के लिए मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। देखो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं a इनवर्स से, इस इक्वेशन में मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं किससे, a इनवर्स से, तो ये क्या बन जाएगी, a इनवर्स a x इक्वल टू में a इनवर्स b, क्लियर, a इनवर्स b। देखो ये हम जानते हैं क्या होता है, i होता है, i किससे मल्टीप्लाई हो, x से, तो वो x ही देगा, x भी एक मैट्रिक्स है, तो आपको x क्या मिल जाएगा, a इनवर्स b। बात समझ में आई होगी, बात समझ में आई होगी। इस प्रकार का अगर कोई इक्वेशन मिल जाए आपको तो उसे कैसे सोल्व करेंगे, कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा तरीका, इसी इक्वेशन को सोल्व करने का दूसरा तरीका, अभी मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स से, अब मैं इधर मल्टीप्लाई कर लूं, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। अभी हम मल्टीप्लाई कर लें किससे, एडजॉइंट ए से, एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या बनेगा, एडजॉइंट ए डॉट ए बी इक्वल टू में एडजॉइंट ए बी, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। अब आप जानते हैं ये आपने पढ़ा है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ए डॉट आई डॉट बी इक्वल टू एडजॉइंट ए डॉट बी, क्लियर। ये डिटर्मिनेंट हुआ, ये फिक्स वैल्यू होगा कांस्टेंट आई इंटू बी, बी बन जाएगा। तो यहाँ से सॉरी बी क्या, एक्स था ना यहाँ पे, एक्स, ये एक्स होगा, एक्स लेके चले थे हम, क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये एक्स क्या बन जाएगा अभी, एडजॉइंट ए डॉट बी अपॉन ए, और आप ये जानते हैं ये क्या होता है, ए इनवर्स, मतलब फाइनली मुझे वापस से यही चीज मिल रही है। तो आपके पास दो तरीके हो गए इक्वेशन को सोल्व करने के, आप या तो ए इनवर्स फाइंड करके उसे बी से मल्टीप्लाई कर दें, इस टाइप के इक्वेशन में एक्स आपको मिल जाएगा, या आप क्या करें, एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन को। बात क्लियर हुई होगी। अब इस पर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, इस इक्वेशन पे बस क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन, इससे बेस्ट क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ आपको। चलो भाई क्वेश्चन देखना, हमें दिया गया है क्या, लेट ए इक्वल टू, आपको दिया गया है 2 3 1 4 एंड बी आपको दिया गया है -1 4 इफ ए एक्स इक्वल टू बी, फाइंड एक्स आपको फाइंड करना है। देखें क्वेश्चन सेम बना, यही वाली इक्वेशन जो मैंने पहले तरीका बताया आपको इक्वेशंस को सोल्व करने का, वैसा ही होगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे x को क्या लिख पाऊंगा, a इनवर्स इंटू बी, मतलब सिंपली मुझे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है।
तो ए इनवर्स का फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए क्या दिख रहा है यहाँ पे, डेल्टा ए आपको क्या दिखा होगा, 8 माइनस 3 5, 8 माइनस 3 5, क्लियर। और बात करें हम किसकी, एडजॉइंट की, एडजॉइंट ए क्या मिलेगा नॉन डायगोनल एलिमेंट का क्या चेंज करना होता है, साइन, -3 -1, और इन दोनों को क्या कर देंगे, इंटरचेंज, 4 2, हो गया काम। ये एडजॉइंट ए मिला, मतलब सिंपली मुझे ए इनवर्स क्या मिल चुका होगा, ए इनवर्स क्या मिल चुका होगा, ए इनवर्स आपका क्या हुआ, देखो 4/5 -3/5, ये -1/5 और 2/5, क्लियर। ये इनवर्स आपको मिला, यही था, 5 से डिवाइड कर देना है हर एक एलिमेंट को, क्लियर। अब मैं बात करूं एक्स, एक्स मुझे क्या देगा, एक्स ए इनवर्स मतलब 4/5 -3/5 -1/5 और 2/5, इसे किससे मल्टीप्लाई कर देना है, बी से, -1 4, देखिए 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 1, फाइनली ये दोनों कैंसिल, आंसर जो आएगा वो आएगा 2 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स, एक्स जो होगा वो 2 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स होगा, बना लें, ये 2 क्रॉस 1 हो गया, क्लियर। देखो 2 एलिमेंट आने वाले हैं सर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या दिखेगा देखो, -4/5 -4 3 जा 12/5, क्लियर। इधर देखें 1/5 प्लस 8/5, यही आ रहा है क्लियरली, मतलब फाइनली आपको ये क्या मिल चुका होगा, देखिए आप -16/5 और इधर क्या आ गया, ये 9/5, आपने x फाइंड कर लिया, कर सकते हैं, क्लियर। इस पे बस एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको तरीका समझाऊंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए है, मैं आपको तरीका बताऊंगा आपको करना कैसे है, क्वेश्चन आप लोग ही ट्राई करेंगे, क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, लिखें। इसके बाद हम इनवर्स की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे भाई, क्वेश्चन लिखें आप। क्वेश्चन हमें दिया गया है, लेट ए, माना ए आपको दिया गया है 1 1 1 2 4 1 2 3 1, ठीक है भाई, एंड बी आपको दिया गया है 2 3 3 4 2 3 3 4, if बी पी ए इक्वल टू, में बी पी ए का कुछ वैल्यू दिया हुआ है 1 0 1 0 1 0, फाइंड पी, फाइंड पी, यहाँ पे आपको पी फाइंड करना है, यहाँ पे आपको पी फाइंड करना है। देखो हमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और बी पी ए का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मुझे पी निकालना है, पी निकालना है मतलब ये बी हटाना है, तो मुझे इसको आगे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आगे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी इनवर्स से, और पीछे किससे मल्टीप्लाई कर दे, ए हटाने के लिए ए इनवर्स से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो प्री मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले मल्टीप्लाई, पूर्व में क्या मल्टीप्लाई करेंगे आप, बी इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, आगे बी इनवर्स से और पीछे ए इनवर्स से, तो ये क्या बन जाएगा, बी इनवर्स बी पी ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू में, इधर जो लिखा होगा ये मैट्रिक्स मिलेगा हमें 1 0 1 0 1 0, आगे यहाँ पे कोई मैट्रिक्स आया होगा ए इनवर्स, इधर आया होगा बी इनवर्स, ये रहा होगा सॉरी बी इनवर्स, और इधर आया होगा ए इनवर्स, यही तो कर देना ना, जैसा इधर हुआ होगा वैसा इधर, प्री मतलब पहले आपको बी इनवर्स लिखना है, बाद में आपको ए इनवर्स लिखना है। ये देखो ये क्या बना होगा आई, ये क्या बना होगा आई, फाइनली इधर से सोल्व करके आपको क्या मिला होगा पी, जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे आपको क्या मिल जाएगा भाई पी। आप कर सकते हैं बी का आप इनवर्स निकाल लें, बी का आप इनवर्स निकाल लें, बी इनवर्स तो डायरेक्टली दिखेगा आपको, ये हमने पहले क्वेश्चन में किया है, वही क्वेश्चन है बी इनवर्स, इसका आप इनवर्स निकाल लें, इसका आप इनवर्स निकाल लें, कर सकते हैं, क्लियर। ये क्वेश्चन ट्राई करें। चलो अब प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं।
सबसे पहले प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी में वही लिख रहा हूँ जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेट से मैंने लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये मैं बात कर चुका था पहले। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स होगा। ये प्रॉपर्टी हो गई फर्स्ट। सेकंड में बात करूं, सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात कर रहे हैं भाई, सेकंड प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो सेकंड प्रॉपर्टी आपको क्या दिखेगी, आप ध्यान से देखें। मैंने लिखा लेट से के इंटू ए, इसका मैं ले रहा हूँ इनवर्स, के इंटू ए का मैं क्या ले रहा हूँ इनवर्स। ये क्या हो जाने वाला है, देखिए ये क्या हो जाएगा, के इंटू ए किया आपने, इसका इनवर्स ले रहे हैं। के क्या है यहाँ पर, के क्या है स्केलर, एक क्या है ये अदिश, ये क्या है एक अदिश, एक फिक्स वैल्यू है कुछ। तो मैं इसे क्या लिखूं, देखो मैं इसे क्या लिखूं, अगर के का इनवर्स होगा तो 1 अपॉन के हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली आपको ऐसा मिलेगा, देखो 1 अपॉन के इंटू ए इनवर्स, 1 अपॉन के इंटू ए इनवर्स, के तो एक फिक्स वैल्यू था ना, वो 1 अपॉन में आ जाएगा और उसके साथ क्या आ जाएगा ए इनवर्स। थर्ड प्रॉपर्टी आप लिखें, ए इनवर्स का भी अगर मैं क्या लूं इनवर्स, ए इनवर्स का भी मैं क्या ले लूं इनवर्स, तो ये आपको देता है क्या वापस से ए, ये आपको वापस से क्या देगा ए देगा। फोर्थ प्रॉपर्टी जैसे इनवर्स लो था अपना, इनवर्स लो, वैसे ही ए बी का इनवर्स, ए इंटू बी का इनवर्स, ये हमारा बनता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। कैसे होगा ये, कैसे होगा ध्यान से समझे। इसका प्रूफ देखो आप, हमने जो पढ़ा था उसी का यूज कर रहा हूँ। मैंने लिया था एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू में क्या होता था, एडजॉइंट बी डॉट एडजॉइंट ए, ये हमने पढ़ा था क्या भाई। अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए डॉट बी, डिटर्मिनेंट ए डॉट बी, मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट ए डॉट बी से। देखिएगा ध्यान से, ये क्या बनेगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी एडजॉइंट ए बी, ये वाली साइड यही बनेगी, देखो ध्यान से। और सामने वाली साइड पे क्या आ जाएगा, देखो एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए, क्लियर, अपॉन में क्या ऐसा बिठा सकता हूँ क्या, बी अपॉन डिटर्मिनेंट ए। इसे ऐसा भी तो लिखा जा सकता है ना, कांस्टेंट वैल्यूज होंगे, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये मुझे क्या दिख गया, देखो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट अपॉन उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, उसका इनवर्स हो जाता है। ये देखो ये क्या हो गया, पहले बी इनवर्स और बाद में ए इनवर्स, ये प्रूव हो गया होगा आपका, ये प्रूव हुआ होगा, क्लियर दिखा आपको। प्रॉपर्टी नंबर 6, फिफ्थ प्रॉपर्टी में यहाँ पे ले रहा हूँ, आप ध्यान से देखें फिफ्थ क्या हो जाएगी। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए बात कर रहे हैं, हमारा कोई डायगोनल मैट्रिक्स अगर हो बी, सॉरी फिफ्थ ए मुझे दिया है एक डायगोनल मैट्रिक्स इसके एलिमेंट A11 A22 A33 ऐसे कुछ हैं। तो इसका जो इनवर्स होगा ए इनवर्स, वो मिलेगा आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगा, बस उसमें एलिमेंट्स का भी क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, 1/22 1/33 ऐसे ही चलेगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख लें, एग्जाम्पल मुझे दिया है लेट से ए इक्वल टू में कुछ दिया है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो ये फाइनली आपको ए इनवर्स कैसा देगा, सभी एलिमेंट्स का भी क्या हो जाएगा 1/1 0 0 1/2 0 0 0 1/3। बात समझ में आई होगी, क्लियर बात समझ में आई होगी। आगे लिख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर तो प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते हैं हम। प्रॉपर्टी नंबर 6 को मैं क्या बोल रहा हूँ देखिएगा, इफ ए इज invertible, A is invertible, then A transpose is also invertible, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो कह रहा है, बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैंने लिया ए इनवर्स का ट्रांसपोज, तो ये इक्वल होगा ए ट्रांसपोज के इनवर्स के, ये इक्वल होगा ए ट्रांसपोज के इनवर्स के। देखो हमारा क्या है, ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, तब ए का परिवर्त भी कैसा होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। ये है इसमें बोलने का मतलब। और मैं बेसिकली इसे लिख सकता हूँ ऐसे, ए इनवर्स का परिवर्त इक्वल टू ए परिवर्त का इनवर्स। कैसे आया होगा, देखो मैं लिखूं ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू में क्या मैं आई लिख सकता हूँ, ये हम जानते हैं लिख सकते हैं,
देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं इसका ले रहा हूँ परिवर्त, ए इंटू ए इनवर्स का परिवर्त, सॉरी ट्रांसपोजिंग, परिवर्त, परिवर्त लिया होगा तो ये क्या हो जाएगा, आई का परिवर्त, और आई का परिवर्त हम जानते हैं आई ही होता है। तो इसे बेसिकली कैसे खोल सकते हैं आप, देखो ए इनवर्स का परिवर्त डॉट ए का परिवर्त बराबर आई। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आई के बराबर आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होंगे, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ, इस आयु का जो व्युत्क्रम होगा वो इसके बराबर होगा, बोल सकते हैं। तो मैंने लिखा ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, इसका इनवर्स इसके बराबर लिख सकते हैं। तो ये चीज प्रूव हो गई, आपसे बात क्लियर हुई होगी कि प्रॉपर्टी नंबर 6 हुई। प्रॉपर्टी नंबर में 7 की बात कर लेता हूँ, 7 में आपको लिखवा रहा हूँ, देखिएगा आप, ये 6 नंबर। अब 7 नंबर की हम बात कर लेते हैं। 7 नंबर में बोल रहा हूँ क्या है, देखिएगा। मैंने लिखा 7, इफ ए इज सिमेट्रिक सममित आव्यूह, यदि ए कैसा है, सममित है, तब देन ए इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक, ए इनवर्स भी कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा, इफ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज देन ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज होगा, ये बोला गया है। अगर ए हमारा कैसा होगा, सममित होगा, तो ए इनवर्स भी कैसा होगा, सममित होगा। बात क्लियर हुई होगी। प्रॉपर्टी नंबर 8 आप लिखें। 8 में क्या बोला हुआ है, देखिएगा। इफ, मैं लिख रहा हूं इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन, नॉन सिंगुलर का मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय, नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा ए बी इक्वल टू, अगर मैंने ए बी इक्वल टू ए सी लिखा है, अगर मैंने कैसा लिखा है, ए बी इक्वल टू ए सी, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, बी किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा, क्योंकि ए कैसा है, व्युत्क्रमणीय है या नॉन सिंगुलर है, मतलब इसका इनवर्स निकाला जा सकता है, इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। आप इस इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई करें, प्री मतलब पहले, किससे, ए इनवर्स से, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया होगा, ये ए हट जाएगा, देखो ए इनवर्स इंटू ए क्या बन जाएगा, आई, सिर्फ क्या बचेगा, बी बचेगा। इधर भी करूँ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, ये हट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ सी, तो बी बराबर सी मिल जाएगा क्या, बी बराबर सी मिल जाएगा क्या। सिमिलरली मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख दूं, बी ए बराबर सी ए, तो यहाँ से भी आपको क्या दिखेगा, बी बराबर सी, ये दिखेगा क्या। यहाँ पे पीछे मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से, पोस्ट मल्टीप्लाई, उत्तर गुणज ले लेंगे हम, यहाँ पे पूर्व गुणज, ऊपर वाले में पूर्व गुणज, यहाँ पे उत्तर गुणज कर सकते हैं। क्लियर। तीसरा, अगर मैं लिखूं, देखो ए बी इक्वल टू सी ए, तो क्या आप बोल पाएंगे यहाँ पे बी बराबर सी, इस केस में हम बी बराबर सी नहीं बोल पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, इन दोनों केसों में आप डायरेक्टली बोल सकते हो और आसानी से मेरे हिसाब से समझ में आता होगा, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है किसमें, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में, आप किस क्रम में उसे लिख रहे हैं, आखिरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, आखिरी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखें, मैं लिखवा रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या बोलती है, आप देखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर क्या बोलती है, मैंने लिखा इफ ए बी इक्वल टू 0, मैंने बोला ए बी इक्वल टू 0 देन either of A and B is zero matrix, either of A and B is zero matrix, or both are singular matrix,
ये चीज बोली है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, हम समझते हैं इसे ध्यान से। आपको बोला हुआ है अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाए, किन्हीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाए, हमने एक बार पहले भी बात की है। जब ये इक्वेशन कैसी होती है, एल्जेब्रिक, मान लो मैंने लिखा होता कैसा, सॉरी पहले मैं इसे हिंदी में समझाता हूँ आपको। हिंदी में इसका मतलब क्या है, यदि a इंटू बी बराबर जीरो है, यदि a इंटू बी बराबर जीरो है, तब तब या तो a तथा b, a तथा b में से कोई एक, में से कोई एक कैसा होगा, शून्य होगा। में से कोई एक कैसा होगा, शून्य होगा। या फिर क्या होगा, दोनों कैसे होंगे, दोनों कैसे होंगे, व्युत अव्युत्क्रमणीय। दोनों कैसे होंगे, अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा इक्वल टू जीरो, डेल्टा इक्वल टू जीरो। उनका जो डिटर्मिनेंट आया होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा। अब इसे समझते हैं हम। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैंने एक बार पहले भी इससे रिलेटेड बात की है, आपको बोला है ए बी बराबर जीरो होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ए जीरो हो और बी जीरो हो सकता है इनका मल्टीप्लिकेशन जीरो आ जाए। इन दोनों के जीरो नहीं होने पे भी, इन दोनों के जीरो नहीं होने पे भी मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो वो केस कैसा रहा होगा, वो केस ये वाला रहा होगा, जब दोनों जीरो नहीं होंगे ना। एक एग्जांपल भी हमने किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की पड़ी थी, उसमें इस पे एग्जांपल भी लिया था मैंने, आप देखना पीछे वाले लेक्चर्स में। तो वो केस कैसा बनेगा, उस केस में दोनों कैसे होंगे, दोनों का डेल्टा क्या होगा, जीरो होगा। ये बात क्लियर हुई। अब देखो इसको मैं समझा रहा हूँ कैसे, ये कैसे होता है। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा ए बी इक्वल टू जीरो, ए बी इक्वल टू जीरो। अगर ए बी इक्वल टू जीरो दिया है, मैंने दोनों का डिटर्मिनेंट लिया, तो डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो मैट्रिक्स है, ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो बेसिकली हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, या तो इसे जीरो होना पड़ेगा या इससे जीरो होना पड़ेगा। मैं अलग अलग केस बना देता हूँ। मैंने लिया मान लो डेल्टा ए इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा बी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो है और ये जीरो नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, बी इनवर्स एग्जिस्ट, बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मैं इस इक्वेशन को देखिएगा, मैं इस इक्वेशन को लेके चल रहा हूँ, देखना भाई, इस इक्वेशन को लेके चल रहा हूँ। ए बी बराबर जीरो, किसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बी का। आप इसे क्या कीजिए, पोस्ट मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई, उत्तर गुणज लेना है इसका, किसके साथ, बी इनवर्स के साथ। मैंने क्या लिखा होगा, ए बी बी इनवर्स बराबर जीरो डॉट बी इनवर्स। क्लियर, जीरो आगे के साथ बी इनवर्स गुणा होगा, जीरो ही मिलेगा। इधर बी इंटू बी इनवर्स क्या बन जाएंगे, आई आई, और इधर क्या आ जाएगा, ए। तो यहाँ से क्या आपको समझ में आया, यहाँ से क्या समझ में आया होगा, क्या जीरो होगा, ए जीरो होगा। यही बोल रहे थे हम, या तो दोनों में से कोई एक जीरो ना चाहिए। तो इस केस में देखो क्या जीरो आ गया, ए जीरो। अब दूसरा केस ले लेता हूँ। दूसरे केस में मान लो मैंने डेल्टा ए को लिया नॉट इक्वल टू जीरो, एंड डेल्टा बी को क्या ले लें, जीरो ले लें। तो इस केस में क्या एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इस इक्वेशन को किससे गुणा करेंगे, ए इनवर्स से, ए इनवर्स ए बी इक्वल टू ए इनवर्स जीरो। क्लियर, ये क्या बन जाएगा, आई। यहाँ से सिंपली क्या दिखेगा, बी बराबर जीरो। अब देखो, अब देखो मैंने जो बात करी वो मैंने प्रूव होके दिखाई है मुझे। अगर ये जीरो होगा, अगर ये जीरो होगा तो मैं उसे ऐसा लिख सकता हूँ। ऐसा लिखा होगा तो या तो इसको जीरो होना पड़ेगा या फिर दूसरे को जीरो होना पड़ेगा। बात क्लियर है, या तो इसको जीरो होना पड़ेगा या फिर बी को जीरो होना पड़ेगा। इस केस में बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मुझे ए जीरो मिल गया, इस केस में ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मुझे बी जीरो मिल गया। मेरी पहली वाली बात तो क्लियर हुई है, जीरो मैट्रिक्स। और तीसरा केस, इस केस में डेल्टा ए इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा बी इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। अगर ये दोनों ही जीरो हो जाए, अगर ये दोनों ही जीरो हो जाए, तब भी ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। क्लियर, ये चीज याद रख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को लिखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर डायरेक्टली 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है आईआईटी में, लिखें आप।